नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी ग्रुप में अपने आप को क्या नहीं करना, ज्वाइन नहीं करना, ना तो खुद का कोई ऐसा ग्रुप बनाना और ना ही किसी अदर ग्रुप में ज्वाइन होना। उस टाइम कौन कौन से ग्रुप थे, 1947 से लगभग 1990 के बीच में दो कैटेगरी में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था। फर्स्ट क्या था, ईस्टर्न अलायंस, सेकंड था वेस्टर्न अलायंस। तो उस टाइम के जो डेवलपिंग कंट्री और जो रिसेंटली डीकोलोनाइज्ड हुए थे, जब 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद बहुत सारे कंट्री जो कॉलोनाइज कंट्री थे वो डीकोलोनाइज हुए, उनको फ्रीडम मिली। तो उनके पास दो ऑप्शन थे कि वो या तो ईस्टर्न अलायंस में ज्वाइन हो जाए और वेस्टर्न अलायंस में ज्वाइन हो जाए। लेकिन वो जानते थे अगर उनका वॉर होता है तो उनको बहुत लॉस होगा, और उनको एक डर ये भी था कि वो फिर से रिकॉलोनाइज ना हो जाए, अदर कंट्री के कोई गुलाम ना बन जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको नाम रखा गया नॉन अलाइन मूवमेंट। इस कारण से इसकी जो ओरिजिन हुआ नाम का, क्योंकि वो ना तो ईस्टर्न अलायंस में ज्वाइन होना चाहते थे ना ही वेस्टर्न अलायंस में होना चाहते। उन लोगों को इस चीज का डर बहुत था कि वो फिर से रिकॉलोनाइज ना हो जाए, किसी अदर कंट्री के कॉलोनी ना बन जाए, ठीक है ना। तो इस कारण से इस नाम का हुआ। अब अपन देखते हैं कि नाम का ओरिजिन कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर थे और कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर थे और कौन कौन सी कंट्रीज के पार्टिसिपेशन हैं, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि इंडिया इस टाइम, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको प्रेजेंट से कैसे कनेक्ट करता हूँ, देखना। इंडिया इस टाइम नाम से अपने हाथों को वापस खींच रहा है, मतलब लगातार 2 से 3 बार जो नाम की बैठक जो अभी समिट हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल का कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं गए हैं, और या तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं या तो वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं। तो मतलब अगर वो खुद नहीं जा रहे, इसका मतलब जो है कि इंडिया अब नाम को उतना वेटेज नहीं दे रहा है। तो क्या इंडिया को इससे फायदा है या इससे लॉस है? एक फायदा मैं बता दे रहा हूं कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री से बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारी पावर चाहिए और बहुत सारे सपोर्ट भी चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, यूएसए की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। लेकिन ये भी है कि यूएसए हमेशा धोखा देता रहा है भारत को, इन चीजों को भी भारत को कभी नहीं भूलना चाहिए। नाम को जो एस्टेब्लिश हुआ 1956 से। नाम के 5 फाउंडेशन मेंबर थे। फर्स्ट था इंडिया, सेकंड यूगोस्लाविया, इंडिया, यूगोस्लाविया और इजिप्ट अफ्रीका में है, ठीक है। और यूगोस्लाविया आपको बताना कि किस कंट्री में आता है, फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम, जिसमें इंडिया भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब चूंकि नाम का इंडिया फाउंडेशन मेंबर है, तब तो इंडिया का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है नाम में, ठीक है, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है इंडिया, ठीक है ना। तो जरा अब इंडिया में उस टाइम जो प्रेजेंट है, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो अपन उनके लीडर्स के नाम लिखते हैं, कौन थे, नेहरू। आप डिटेल में लिखना, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और यूगोस्लाविया के उस टाइम ब्रॉन्ज टीटो, इसको अपन टिट्टो भी बोल देंगे। जहां से ब्रॉन्ज मेडल मिलता है अपन को, तो यूगोस्लाविया ने उस टाइम ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो अपन ऐसे याद रखेंगे, जोसेफ ब्रॉन्ज टिट्टो, ठीक है। और इजिप्ट के थे गमाल अब्दुल नासर, गमाल अब्दुल नासर। इजिप्ट के लोग थोड़े से याद करने के लिए, इजिप्ट के लोग कैसे थे, गमार थे, बेवकूफ टाइप। गमाल
अब्दुल नासर गमाल अब्दुल नासर कहाँ से थे? इजिप्ट से थे। ठीक है। 4 नंबर पे आता है घाना का नाम बहुत अजीब सा है। वे थे क्वामे क्वामे निक्रुमा क्वामे निक्रुमा नाम। नॉन अलाइन मूवमेंट में अपन मेन इंसिडेंट पढ़ेंगे, कौन कौन सी इंसिडेंट कब हुई थी। ठीक है। और उसके क्या पर्पस थे कि नाम को अपन ने क्यों एस्टेब्लिश किया था कंट्रीज ने मिलके। ठीक है ना। तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसकी बेलग्राड में 1961 में। ठीक है। अब सेकंड मीटिंग का वो थर्ड हुई, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी में जो दे के रखा है अपन उसी चीज को लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। बेलग्राड में 1961 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी और इसका पर्पस क्या था? ये इसका काम क्या था? मीडिएटर का काम करता था। मीडिएटर बिटवीन द 2 राइवल कंट्रीज। मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है तो इन दोनों के बीच मीडिएट करना, उस वॉर को कम से कम करने की कोशिश करना, या कहें फिजिकल जो वॉर था वो ना हो जाए, उसको डिप्लोमेटिकली उसको क्या करना, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। ये काम था नाम का। फर्स्ट काम था मीडिएट करना बिटवीन 2 राइवल कंट्रीज। राइवल कंट्रीज मतलब जो आपस में लड़ रही हैं। ठीक है ना। क्योंकि दुश्मनी है एक दूसरे से। इन दोनों कंट्रीज के बीच क्या करना? मीडिएट करना। ये फर्स्ट काम था। और सेकंड काम ये था कि स्ट्रेंथन यूनिटी को क्या करना? स्ट्रेंथन करना मतलब बढ़ाना, यूनिटी मजबूत करना। टू नॉट अटैच विथ सुपर पावर। फर्स्ट क्या था? मीडिएट बिटवीन 2 राइवल कंट्रीज। सेकंड है स्ट्रेंथन यूनिटी टू नॉट अटैच विथ द सुपर पावर। 2 सुपर पावर्स थी, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। ठीक है। इन दोनों सुपर पावर से अपन को क्या नहीं करना है? कोई मोल तोल नहीं करना है, ना दोस्ती करना है, ना ही दुश्मनी करना है। ठीक है ना। दोनों से अच्छे रिलेशन बना के रखना है, ना दोस्ती करना है, इतनी ज्यादा दोस्ती भी नहीं करना, इतनी ज्यादा दुश्मनी भी नहीं करना है। तो फर्स्ट पर्पस, सेकंड पर्पस क्या था? स्ट्रेंथन यूनिटी। जितने भी नाम के मेंबर हैं आपस में एक यूनिटी में रहें। डू नॉट अटैच विद द सुपर पावर। यूनिटी में रहें, इतनी यूनिटी के उनको किसी भी सुपर पावर से अटैच ना होना पड़े। ठीक है। अब जरा ये वाला सेकंड वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना और इंडिया के व्यू में समझना इसको कि डू नॉट अटैच विथ एनी सुपर पावर बट इंडिया स्टिल अटैच इन 1971 हेल्पिंग ट्रीटी। इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की थी यूएसएसआर से 1971 और 1971 जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था और पाकिस्तान के 2 फाड़ हुए थे। दैट इज 2 कंट्रीज आई थी उस टाइम, एक पाकिस्तान बना था, दूसरा बांग्लादेश इंदिरा गांधी के टाइम। तो यही 1971 की ट्रीटी ने उस टाइम भारत को बहुत हेल्प की थी जो यूएसएसआर के साथ हुई थी। क्योंकि भारत नाम का मेंबर था और फाउंडिंग मेंबर था, इसके बाद भी उसने यूएसएसआर से ट्रीटी की। तो क्या ये नाम के सिद्धांतों की जो नाम की जो फिलॉसफी चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन नहीं है? तो एक्चुअली बहुत सारी कंट्रीज हैं और नाम खुद कई बार हल्का फुल्का वॉर में शामिल भी हुआ है क्योंकि उसकी मजबूरी थी। क्योंकि इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसमें चाइना पर नेबरिंग कंट्री है। ठीक है ना। और पाकिस्तान भी है। तो उस टाइम भारत की मजबूरी थी कि उसको किसी न किसी बड़े ग्रुप का सपोर्ट चाहिए था। ठीक है ना। तो उस टाइम जब इंडिया ने यूएसएसआर से ट्रीटी साइन की थी उस टाइम यूएसए के न्यूज़पेपर्स द टाइम्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर जो थे वो ये छाप रहे थे कि भारत का एक कम्युनिस्ट देश बन गया, भारत की में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आ जाएगी, भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। बट स्टिल वी प्रिवेल डेमोक्रेसी, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। सो दैट इज द थिंग दैट वी हैव। ये हमारी डेमोक्रेसी थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन डेमोक्रेसी बनी रहती है। तो ये था इसका आंसर। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे
तो उसमें ये लिखेंगे कि इंडिया का, इंडिया ने जब 1971 में ट्रीटी साइन की तो उसमें चूंकि इंडिया नाम का मेंबर था, तब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है, हमारी जो सिचुएशन थी उस टाइम की, जो उस टाइम की जो प्रेजेंट कंडीशन थी, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने वो ट्रीटी साइन की। तो भारत के लिए यूनिटी और सॉवरेंटी के लिए बहुत आवश्यक था। ठीक है, सॉवरेंटी मैंने वर्ड बोला, आपको पता है सॉवरेंटी मतलब होता है कोई भी देश इंटरनली और एक्सटर्नली किसी अदर पावर के कंट्रोल में ना हो। ठीक है ना, ये कहलाता है उस देश की सॉवरेंटी। ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दिया, अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको एक पूरी वीडियो इसी पे बना दूंगा आपके लिए। ठीक है ना, ये हो गया सेकंड। अब आता है कि इंडिया के नाम के ऊपर एक कुछ आक्षेप लगाए जाते हैं, कुछ बोला जाता है कि ये नाम न्यूट्रल है, ये नाम कुछ भी नहीं करता है। तो क्या मतलब का है? तो नाम की जो कहते प्रेजेंस क्या है, आपका इंपोर्टेंस क्या है नाम का। जब ना तो ये कोई किसी अलायंस में जुड़ता है, ना ही खुद अलायंस बनाता है, तो इसका इंपोर्टेंस क्या है? तो नाम कहता है इसके लिए कि भाई मेरा इंपोर्टेंस है। किस टाइप से है वो अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट है नाम इंक्लूड इंडिया। फर्स्ट है नाम कहता है कि नाम इज नॉट, एनसीईआरटी में देके रखा है, नाम इज, आपको ये चीज, ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम ये क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। नाम इज नॉट आइसोलेशन, आइसोलेशनिज्म। नाम इज नॉट आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब खुद को आइसोलेट करना, पूरी दुनिया से आइसोलेट करना। आंख बंद कर लिया, कोई दुनिया नहीं देख रही हमें, ना हमें दुनिया को देखना है, दुनिया हमें देखे, ऐसा कुछ भी नहीं नाम के साथ। नाम जो था अच्छी कोरिलेशन बना के रखता था, इससे दोनों सुपर पावर से। ठीक है ना, ऐसा मतलब इसका ये नहीं था कि आइसोलेट हो गया, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल अलग कर दिया। जो भी नाम के कंट्रीज हैं, वो अगर पड़ोस में भी कोई ऐसा कंट्रीज है जो किसी भी अलायंस में अटैच है, उनसे हम बात भी नहीं करेंगे, उनसे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं करेंगे, उनसे कोई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन स्टेब्लिश नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नाम ने पहले कह दिया, नाम इज नॉट अ आइसोलेशनिज्म, मतलब अपने आप को आइसोलेट नहीं करेगा। नाम के जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे। ठीक है, नाम इज नॉट अ आइसोलेशन बिकॉज it remain aloof। अलूफ मतलब होता है उसके साथ अलग नहीं होना। अलूफ रहना मतलब बंद ही रहना। अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। मैंने पहले ही बताया, वो क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड की जितने भी अफेयर्स है, कुछ भी इंसिडेंट हो रहे, कुछ भी पॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं, उसके साथ ये क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, हमेशा अटैच। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, नाम के बारे में भी कहा जाता है कि आइसोलेशन नहीं है। ठीक है, और नाम की सेकंड जो है, नाम की पॉलिसी है स्टेइंग आउट ऑफ अलायंस। किसी भी अलायंस में इंक्लूड नहीं होना, उससे अलायंस से क्या रहना, हमेशा बाहर रहना। अब नाम ने जो प्रमुख नाम, अगर आप कहें कि नाम के क्या सक्सेसफुल रीजन थे या नाम की क्या सक्सेस रही है, इंपोर्टेंस क्या है, तो अब नाम की जो, अगर आपको क्वेश्चन आए कि नाम की क्या सक्सेस रही है, तो अब वो जानिए।
नाम के जो मेंबर्स थे, जो मैक्सिमम मेंबर्स थे नाम के, वो थे एलसीडी। एलसीडी मतलब क्या होता है? लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। नाम जो था, नाम के जो मेंबर थे वो मैक्सिमम क्या थे? एलसीडीज मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। वो कंट्रीज थे बहुत कम डेवलप हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या था? न्यू, NIEO, न्यू। इसका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है। अगर कोल्ड वॉर के टाइम अगर आपसे कहा जाए कि नाम का क्या इंपोर्टेंस रहा है, तब आपको लिखना है द फॉर्मेशन ऑफ न्यू। अब ये न्यू क्या है और इसने कैसे यूएस के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप का काम किया और अपनी पॉलिसीज को चेंज कराने के लिए। न्यू क्या था? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये क्या था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर? न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में कहा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपनी पॉलिसीज इस तरह से बनाएंगे कि डेवलपिंग कंट्री को बेनिफिट करें। क्या एक बार फिर से सुनो, डेवलप्ड कंट्री अपनी पॉलिसीज को इस तरह से फ्रेम करेंगे। न्यू का कहना था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो किसकी ऑर्गेनाइजेशन थी? नाम की। और लोगों का कहना था कि डेवलप्ड कंट्री अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को अपनी पॉलिसी को इस तरह से चेंज करेंगे कि डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा सा बेनिफिट रहे। और ये प्रेशर ग्रुप का इसने काम किया। और इसी प्रेशर ग्रुप के कारण एक अमेरिका में एक रेजोल्यूशन पास किया गया अमेरिकन पार्लियामेंट में। उसका नाम था UNCTAD, ठीक है। इस रेजोल्यूशन को पास किया गया अमेरिकन पार्लियामेंट में। इसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD को पास किया गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको लिख देता हूं मैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। न्यू नाम में एक बार फिर से देखो, नाम में कौन थे? एलसीडीज थे। एलसीडी लीस्ट डेवलपिंग कंट्री। लीस्ट डेवलपिंग कंट्री ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। और इसने किसको फोर्स किया? यूएसए को। उस टाइम क्योंकि यूनिपोलर 1991 के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, तो यूएस हेगेमनी आ गई थी। तो उस टाइम UNCTAD एक रेजोल्यूशन पास किया अमेरिका ने। क्या था? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसमें कहा गया जैसे कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की क्या थी डिमांड थी कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपनी पॉलिसीज को इस तरह से चेंज करेंगे कि डेवलपिंग कंट्री को क्या हो? बेनिफिट हो। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर इंडिया से कोई ऑब्जेक्ट जाता है
मान लो कि इंडिया से क्या जा रहा है, दालें जा रही हैं, दालें और मसाले, पल्सेस और मसाले, ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं कहाँ पे, यूएसए में। तो यूएसए में जो चार्ज लगेगा, इनका टैक्स लगेगा, वो थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। और मैक्सिमम चीज अपन उनको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर सकेंगे विदाउट एंड टैक्स एंड टैरिफ, वो कम लगेंगे। और उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज को, जबकि अपन उनकी ऑब्जेक्ट पे टैक्स और टैरिफ लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोलो, यहाँ से मैंने कोई दाल भेजी 1 kg, कितना 1 kg मैंने दाल भेजी यूएसए में, तो यूएसए में आप उसको इजीली बेच सकते हैं, आपके ऊपर ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है ना, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट आप यूएसए से इंडिया ला रहे हैं, तो इंडिया गवर्नमेंट उस पर क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, डेवलपिंग जो कंट्रीज है उसको ट्रेड में बेनिफिट कराना, क्या कराना, ट्रेड में बेनिफिट कराना, उनको टैक्स में राहत देना, ये सब चीजें क्या थी, न्यू चार्टर था। और यही यूएसए ने किया, कब किया, यूएनसीटीएडी बना के, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट, उसने जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज की उसको प्रेफरेंस दिया, ठीक है ना, उनके ट्रेड को अपने तरफ लाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इसमें उसका भी फायदा था, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का भी फायदा था। ये कब हुआ, 1972, देख लीजिए आप, 1972 यूएनसीटीएडी का पास किया गया 1972। तो इस तरह से आपने देखा कि नाम का क्या इंपोर्टेंस रहा है, एलसीडीज थे और उसने एक न्यू बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया, जिसको यूएसए को मजबूर होना पड़ा, किसके लिए, एक नई पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए, जो किसके बेनिफिट के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के बेनिफिट के लिए। क्या था, यूएनसीटीएडी, ठीक है ना। अब आया समझ में कि आपको आखिर नाम का क्या इंपोर्टेंस था, तो ये इसका नाम का इंपोर्टेंस। नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी ग्रुप में अपने आप को क्या नहीं करना, ज्वाइन नहीं करना, ना तो खुद का कोई ऐसा ग्रुप बनाना और ना ही किसी अदर ग्रुप में ज्वाइन होना। उस टाइम कौन कौन से ग्रुप थे, 1947 से लगभग 1990 के बीच में दो कैटेगरी में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था। फर्स्ट क्या था, ईस्टर्न अलायंस, सेकंड था वेस्टर्न अलायंस। तो उस टाइम के जो डेवलपिंग कंट्री थे, डेवलपिंग कंट्री और जो रिसेंटली डीकोलोनाइज्ड हुए थे, 1947 के 1945 में जब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद बहुत सारे कंट्री जो कॉलोनाइज कंट्री थे वो डीकोलोनाइज हुए, उनको फ्रीडम मिली। तो उनके पास दो ऑप्शन थे कि वो या तो ईस्टर्न अलायंस में ज्वाइन हो जाए और वेस्टर्न अलायंस में ज्वाइन हो जाए। लेकिन वो जानते थे अगर उनका वॉर होता है तो उनको बहुत लॉस होगा, और उनको एक डर ये भी था कि वो फिर से रिकॉलोनाइज ना हो जाए, अदर कंट्री के कोई गुलाम ना बन जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको नाम रखा गया नाम नॉन अलाइन मूवमेंट। इस कारण से इसकी जो ओरिजिन हुआ नाम का, क्योंकि वो ना तो ईस्टर्न अलायंस में ज्वाइन होना चाहते थे, ना ही वेस्टर्न अलायंस में होना चाहते। उन लोगों को इस चीज का डर बहुत था कि वो फिर से रिकॉलोनाइज ना हो जाए, किसी अदर कंट्री के कॉलोनी ना बन जाए, ठीक है ना। तो इस कारण से इस नाम का हुआ। अब अपन देखते हैं कि नाम का ओरिजिन कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर थे और कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर थे और कौन कौन से कंट्रीज के पार्टिसिपेशन हैं, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि इंडिया इस टाइम, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको प्रेजेंट से कैसे कनेक्ट करता हूँ, देखना। इंडिया इस टाइम नाम से अपने हाथों को वापस खींच रहा है, मतलब लगातार 2 से 3 बार जो नाम की बैठक जो अभी समिट हुई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल का कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं गए हैं, और या तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं या तो वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं। तो मतलब अगर वो खुद नहीं जा रहे, इसका मतलब जो है कि इंडिया अब नाम को उतना वेटेज नहीं दे रहा है। तो क्या इंडिया को इससे फायदा है या इससे लॉस है? एक फायदा मैं बता दे रहा हूं कि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री से बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, बहुत सारी पावर चाहिए और बहुत सारे सपोर्ट भी चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, यूएसए की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो रहा है अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। लेकिन ये भी है कि यूएसए हमेशा धोखा देता रहा है भारत को, इन चीजों को भी भारत को कभी नहीं भूलना चाहिए। नाम का जो एस्टेब्लिश हुआ 1956
1956 से। नाम के 5 फाउंडेशन मेंबर थे। फर्स्ट था इंडिया, सेकेंड यूगोस्लाविया, इंडिया, यूगोस्लाविया और इजिप्ट। इजिप्ट अफ्रीका में है, ठीक है। और यूगोस्लाविया आपको बताना कि किस कंट्री में आता है, किस सॉरी कंट्री फाउंडिंग मेंबर ऑफ नाम, जिसमें इंडिया भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब चूंकि नाम का इंडिया फाउंडेशन मेंबर है, तब तो इंडिया का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है नाम में, ठीक है, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है इंडिया, ठीक है ना। तो जरा अब इंडिया में उस टाइम जो प्रेजेंट है, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो अपन उनके लीडर्स के नाम लिखते हैं, कौन थे, नेहरू। आप डिटेल में लिखना, जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और यूगोस्लाविया के उस टाइम ब्रॉन्ज टीटो, इसको अपन टिट्टो भी बोल देंगे। जोसेफ ब्रॉन्ज मेडल मिलता है अपन को, तो यूगोस्लाविया ने उस टाइम ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो अपन ऐसे याद रखेंगे जोसेफ ब्रॉन्ज टीटो, ठीक है। और इजिप्ट के थे गमाल अब्दुल नासर, गमाल अब्दुल नासर। इजिप्ट के लोग थोड़े से याद करने के लिए, इजिप्ट के लोग कैसे थे, गमार थे, बेवकूफ टाइप। गमाल अब्दुल नासर, गमाल अब्दुल नासर कहाँ से थे, इजिप्ट से थे, ठीक है। 4 नंबर पे आता है घाना। घाना का नाम बहुत अजीब सा है, वे थे क्वामे, क्वामे निक्रुमा, क्वामे निक्रुमा। नाम नॉन अलाइन मूवमेंट में अपन मेन इंसिडेंट पढ़ेंगे, कौन कौन सी इंसिडेंट कब हुई थी, ठीक है, और उसके क्या पर्पस थे कि नाम को अपन ने क्यों एस्टेब्लिश किया था इन कंट्रीज ने मिलके, ठीक है ना। तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसकी बेलग्राडे में 1961 में, ठीक है। अब सेकंड मीटिंग का वो थर्ड हुई, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, एनसीईआरटी में जो दे के रखा है अपन उसी चीज को लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बेलग्राडे में 1961 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और इसका पर्पस क्या था, ये इसका काम क्या था, मीडिएटर का काम करता था, मीडिएटर बिटवीन द 2 राइवल कंट्रीज। मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है, तो इन दोनों के बीच मीडिएट करना, उस वॉर को कम से कम करने की कोशिश करना, या कहें फिजिकल जो वॉर था वो ना हो जाए, उसको डिप्लोमेटिकली उसको क्या करना, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, ये काम था नाम का। फर्स्ट काम था मीडिएट करना बिटवीन 2 राइवल कंट्रीज। राइवल कंट्रीज मतलब जो आपस में लड़ रही हैं, ठीक है ना, इनकी दुश्मनी है एक दूसरे से, इन दोनों कंट्रीज के बीच क्या करना, मीडिएट करना, ये फर्स्ट काम था। और सेकंड काम ये था कि स्ट्रेंथन यूनिटी को क्या करना, स्ट्रेंथन करना, मतलब बढ़ाना, यूनिटी मजबूत करना, टू नॉट अटैच विथ सुपर पावर। फर्स्ट क्या था, मीडिएट बिटवीन 2 राइवल कंट्रीज। सेकंड है स्ट्रेंथन यूनिटी टू नॉट अटैच विद द सुपर पावर। 2 सुपर पावर्स थी, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, ठीक है। इन दोनों सुपर पावर से अपन को क्या नहीं करना है, कोई मोल तोल नहीं करना है, ना दोस्ती करना है, ना ही दुश्मनी करना है, ठीक है ना। दोनों से अच्छे रिलेशन बना के रखना है, ना दोस्ती करना है, इतनी ज्यादा दोस्ती भी नहीं करना, इतनी ज्यादा दुश्मनी भी नहीं करना है। तो फर्स्ट पर्पस, सेकंड पर्पस क्या था, स्ट्रेंथन यूनिटी, जितने भी नाम के मेंबर हैं आपस में एक यूनिटी में रहें,
डू नॉट अटैच विद द सुपर पावर, यूनिटी में रहे, इतनी यूनिटी के उनको किसी भी सुपर पावर से अटैच ना होना पड़े। ठीक है, अब जरा ये वाला सेकंड वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना और इंडिया के व्यू में समझना इसको कि डू नॉट अटैच विद एनी सुपर पावर बट इंडिया स्टिल अटैच इन 1971 हेल्पिंग ट्रीटी। इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की थी यूएसएसआर से 1971, और 1971 जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था और पाकिस्तान के दो फाड़ हुए थे, दैट इज 2 कंट्रीज आई थी उस टाइम, एक पाकिस्तान बना था, दूसरा बांग्लादेश इंदिरा गांधी के टाइम। तो यही 1971 की ट्रीटी ने उस टाइम भारत को बहुत हेल्प की थी, जो यूएसएसआर के साथ हुई थी। क्योंकि भारत नाम का मेंबर था और फाउंडिंग मेंबर था, इसके बाद भी उसने यूएसएसआर से ट्रीटी की। तो क्या ये नाम के सिद्धांतों की जो नाम की जो फिलॉसफी चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन नहीं है? तो एक्चुअली बहुत सारे कंट्रीज हैं और नाम खुद कई बार हल्का फुल्का वॉर में शामिल भी हुआ है, क्योंकि उसकी मजबूरियां थी। क्योंकि इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उसमें चाइना पर नेबरिंग कंट्री है, ठीक है ना, और पाकिस्तान भी है। तो उस टाइम भारत की मजबूरी थी कि उसको किसी न किसी बड़े ग्रुप का सपोर्ट चाहिए था, ठीक है ना। तो उस टाइम जब इंडिया ने यूएसएसआर से ट्रीटी साइन की थी, उस टाइम यूएसए के न्यूज़पेपर्स द टाइम्स और बहुत सारे न्यूज़पेपर जो थे वो ये छाप रहे थे कि भारत का एक कम्युनिस्ट देश बन गया, भारत की में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आ जाएगी, भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। बट स्टिल वी प्रिवेंट डेमोक्रेसी, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। सो दैट इज द थिंग दैट वी हैव, कि हमारी डेमोक्रेसी थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन डेमोक्रेसी बनी रहती है। तो ये था इसका आंसर। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि इंडिया ने जब 1971 में ट्रीटी साइन की तो उसमें चूंकि इंडिया नाम का मेंबर था, तब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है, हमारी जो सिचुएशन थी उस टाइम की, जो प्रेजेंट कंडीशन थी, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने वो ट्रीटी साइन की। तो भारत के लिए यूनिटी और सॉवरेंटी के लिए बहुत आवश्यक था। ठीक है, सॉवरेंटी मैंने वर्ड बोला, आपको पता है सॉवरेंटी मतलब होता है कोई भी देश इंटरनली और एक्सटर्नली किसी अदर पावर के कंट्रोल में ना हो, ठीक है ना, ये कहलाता है उस देश की सॉवरेंटी। ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दिया। अगर आपको और डिटेल में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको एक पूरी वीडियो इसी पे बना दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। ये हो गया सेकंड। अब आता है कि इंडिया के नाम के ऊपर एक कुछ आक्षेप लगाए जाते हैं, कुछ बोला जाता है कि ये नाम न्यूट्रल है, ये नाम कुछ भी नहीं करता है। तो क्या मतलब का है? तो नाम की जो कहते हैं प्रेजेंस क्या है, आपका इंपोर्टेंस क्या है नाम का। जब ना तो ये कोई किसी अलायंस में जुड़ता है, ना ही खुद अलायंस बनाता है, तो इसका इंपोर्टेंस क्या है? तो नाम कहता है इसके लिए कि भाई मेरा इंपोर्टेंस है। किस टाइप से है वो अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट है नाम इंक्लूड इंडिया। फर्स्ट है नाम कहता है कि नाम इज नॉट, एनसीईआरटी में देके रखा है, नाम इज, आपको ये चीज, ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम ये क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। नाम इज नॉट आइसोलेशन, नाम इज नॉट आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब खुद को आइसोलेट करना, पूरी दुनिया से आइसोलेट करना। आंख बंद कर लिया, कोई दुनिया नहीं देख रही है हमें, ना हमें दुनिया को देखना है, दुनिया हमें देखे, ऐसा कुछ भी नहीं नाम के साथ। नाम जो था अच्छी कोरिलेशन बना के रखा था, इससे दोनों सुपर पावर से, ठीक है ना। ऐसा मतलब इसका ये नहीं था कि आइसोलेट हो गया, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल अलग कर दिया। जो भी नाम के कंट्रीज हैं वो, अगर पड़ोस में भी कोई ऐसा कंट्रीज है जो किसी भी अलायंस में अटैच है, उनसे हम बात भी नहीं करेंगे, उनसे कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं करेंगे, उनसे कोई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन स्टेब्लिश नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नाम ने पहले कह दिया नाम इज नॉट अ आइसोलेशनिज्म, मतलब अपने आप को आइसोलेट नहीं करेगा। नाम के जो कंट्रीज हैं वो अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे, ठीक है।
नाम इज नॉट अ आइसोलेशन बिकॉज it remain aloof. अलूफ मतलब होता है उसके साथ अलग नहीं होना, अलूफ रहना मतलब बंद ही रहना, अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स। मैंने पहले ही बताया वो क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड के जितने भी अफेयर्स है, कुछ भी इंसिडेंट हो रहे, कुछ भी पॉलिटिकल चेंज हो रहे हैं, उसके साथ ये क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा हमेशा, अटैच। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, नाम के बारे में भी कहा जाता है कि आइसोलेशन नहीं है। ठीक है, और नाम की सेकंड जो है, नाम की पॉलिसी है स्टेइंग आउट ऑफ अलायंस। किसी भी अलायंस में इंक्लूड नहीं होना, उससे अलायंस से क्या रहना, हमेशा बाहर रहना। अब नाम ने जो प्रमुख नाम, अगर आप कहें कि नाम के क्या सक्सेसफुल रीजन थे या नाम की क्या सक्सेस रही है, इंपोर्टेंस क्या है, तो अब नाम की जो, अगर आपको क्वेश्चन आए कि नाम की क्या सक्सेस रही है, तो अब वो जानिए। नाम के जो मेंबर्स थे, जो मैक्सिमम मेंबर्स थे नाम के, वो थे एलसीडी। एलसीडीएस मतलब क्या होता है, लीस्ट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। नाम जो था, नाम के जो मेंबर थे वो मैक्सिमम क्या थे, एलसीडीज मतलब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। वो कंट्रीज थे बहुत कम डेवलप हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने एक चीज बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या था, न्यू, NIEO, न्यू। इसका सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है। अगर कोल्ड वॉर के टाइम अगर आपसे कहा जाए कि नाम का क्या इंपोर्टेंस रहा है, तब आपको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ न्यू। अब ये न्यू क्या है और इसने कैसे यूएस के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप का काम किया और अपनी पॉलिसीज को चेंज कराने के लिए। न्यू क्या था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये क्या था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में कहा गया था कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपनी पॉलिसीज इस तरह से बनाएंगे कि डेवलपिंग कंट्री को बेनिफिट करें। क्या, एक बार फिर से सुनो, डेवलप्ड कंट्री अपनी पॉलिसीज को इस तरह से फ्रेम करेंगे, न्यू का कहना था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो किसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, नाम की। उन लोगों का कहना था कि डेवलप्ड कंट्री अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को, अपनी पॉलिसी को इस तरह से चेंज करेंगे कि डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा सा बेनिफिट रहे। और ये प्रेशर ग्रुप का इसने काम किया, और इसी प्रेशर ग्रुप के कारण एक अमेरिका में एक रेजोल्यूशन पास किया गया अमेरिकन पार्लियामेंट में, उसका नाम था UNCTAD। ठीक है, इस रेजोल्यूशन को पास किया गया अमेरिकन पार्लियामेंट में।
इसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD को पास किया गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसको लिख देता हूं मैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। न्यू नाम में एक बार फिर से देखो, नाम में कौन थे, एलसीडीज थे, एलसीडी लीस्ट डेवलपिंग कंट्री। लीस्ट डेवलपिंग कंट्री ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। और इसने किसको फोर्स किया, यूएसए को। उस टाइम क्योंकि यूनिपोलर 1991 के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था, तो यूएस हेगेमनी आ गई थी। तो उस टाइम UNCTAD एक रेजोल्यूशन पास किया अमेरिका ने, क्या था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। उसमें कहा गया, जैसे कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज की क्या थी, डिमांड थी कि जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं वो अपनी पॉलिसीज को इस तरह से चेंज करेंगे कि डेवलपिंग कंट्री को क्या हो, बेनिफिट हो। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर इंडिया से कोई ऑब्जेक्ट जाता है, मान लो कि इंडिया से क्या जा रहा है, दालें जा रही हैं, दालें और मसाले, पल्सेस और मसाले, ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं कहाँ पे, यूएसए में। तो यूएसए में जो चार्ज लगेगा, इनका टैक्स लगेगा, वो थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। और मैक्सिमम चीज अपन उनको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर सकेंगे विदाउट एंड टैक्स एंड टैरिफ, वो कम लगेंगे। और उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज को, जबकि अपन उनकी ऑब्जेक्ट पे टैक्स और टैरिफ लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोलो, यहाँ से मैंने कोई दाल भेजी 1 kg, कितना 1 kg मैंने दाल भेजी यूएसए में, तो यूएसए में आप उसको इजीली बेच सकते हैं, आपके ऊपर ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है ना, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट आप यूएसए से इंडिया ला रहे हैं, तो इंडिया गवर्नमेंट उस पर क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, डेवलपिंग जो कंट्रीज है उसको ट्रेड में बेनिफिट कराना, क्या कराना, ट्रेड में बेनिफिट कराना, उनको टैक्स में राहत देना, ये सब चीजें क्या थी, न्यू चार्टर था। और यही यूएसए ने किया, कब किया, UNCTAD बना के, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट। उसने जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज की उसको प्रेफरेंस दिया, ठीक है ना, उनके ट्रेड को अपने तरफ लाने की पूरी कोशिश की। हालांकि इसमें उसका भी फायदा था, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज का भी फायदा था। ये कब हुआ, 1972, देख लीजिए आप, 1972 UNCTAD का पास किया गया 1972। तो इस तरह से आपने देखा कि नाम का क्या इंपोर्टेंस रहा है, एलसीडीज थे और उसने एक न्यू बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम किया, जिसको यूएसए को मजबूर होना पड़ा, किसके लिए, एक नई पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए, जो किसके बेनिफिट के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के बेनिफिट के लिए। क्या था, UNCTAD, ठीक है ना। अब आया समझ में कि आपको आखिर नाम का क्या इंपोर्टेंस था, तो ये इसका नाम का इंपोर्टेंस।